Hello, good evening. So let's start today's session. Good evening, Aditya. So पिछले क्लास में we started a discussion on Coulomb's force. तो Coulomb's force के बारे में डिस्कस कर रहे थे. और Coulomb's फोर्स में वी सॉ डिफरेंट सिचुएशन. मतलब दो सिचुएशन ये था कि फ्री स्पेस होगा, तो फ्री स्पेस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है. और यदि यही मीडियम हो जाएगा कोई भी, तो इस मीडियम में ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर. और यहाँ पे इसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिख सकते हैं, बट यहाँ पे एप्सिलॉन आर से भी डिवाइड करना होगा. बाकी लोग अपना वीडियो ऑफ कर लें. ठीक है, तो बैंडविड्थ सेव होगा बाकी लोगों का भी, सो इट विल बी ग्रेट. एप्सिलॉन आर, और इस एप्सिलॉन आर को जो है वो हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं. ठीक है, वी कॉल दिस एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. So just hold on a second. Somebody is raising the hand. हाँ, आनंद कुछ पूछ रहे थे क्या? ठीक है, यदि कोई क्वेश्चन नहीं है तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस. तो बेसिकली आई डिस्कस्ड, पिछले क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किया था. ठीक है. तो अब उसी पे मैं आज भी दो तीन क्वेश्चन डिस्कस करना चाहता हूँ. आई वांट टू डिस्कस सम क्वेश्चंस. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस हियर. ठीक है, मैं क्वेश्चन दूंगा आपको, 2-3 मिनट 4 मिनट का समय दूंगा, सो दैट यू कैन थिंक अबाउट इट. आप इसके बारे में सोच सकते हैं कि कैसे करना है. एक आइडिया आप जनरेट करने का कोशिश कीजिएगा. सॉल्व हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है. देन आई विल शो यू हाउ टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस. सो लेट्स सी. Let's take a question. So the question is that uh, find the force between a a rod having uniform charge uniform charge of lambda and a point charge q. इस तरह से यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ. L लेंथ का रॉड है, यूनिफॉर्म चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है q. आपको पता करना है इन दोनों के बीच में कितना फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है. तो जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन.
लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो तरीका जो है यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करना होगा। सो क्यों इंटीग्रेट करना होगा? तो मैंने आपको बताया था कि कूलम्स लॉ is only valid for point charge। कूलम्स लॉ जो है वो बस पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पे कूलम्स लॉ का इस्तेमाल करके, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो है पॉइंट चार्ज बस एक ही है, दूसरा जो है वो पॉइंट चार्ज नहीं है। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस रॉड को लेंगे और इस रॉड को हम लाखों करोड़ों छोटे छोटे पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर देंगे। तो लेट्स से कि हमने एक dx लेंथ का पॉइंट चार्ज लिया, दिस इज ऑफ लेंथ dx, ठीक है। और यहाँ पे ये q चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस x है। तो हमारे पास अब दो पॉइंट चार्ज हो गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे q, और यहाँ पे मान लेते हैं ये जो चार्ज है ये dq है, ठीक है। तो वी हैव टू पॉइंट चार्जेस q एंड dq, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x है। तो इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा df, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा k dq इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में है, लेकिन ये जो रॉड है ऐसे लाखों करोड़ों पॉइंट चार्जेस से बना हुआ है। तो बेसिकली हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। लेकिन इंटीग्रेट करने से पहले हमें इस dq का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इस dq का वैल्यू जो होगा, आई विल राइट इट डाउन, वेयर dq इज लैम्डा टाइम्स dx हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होगा कि लीनियर, कुछ भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो लैम्डा इंटू लेंथ मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी एरियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो सिग्मा इंटू डी मल्टीप्लाई करते हैं, और कुछ भी वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कुछ भी वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हम लोग रो इंटू डीवी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे dq जो हो जाएगा वो लैम्डा टाइम्स dx हो जाएगा। तो हमारे पास df जो होगा वो हो जाएगा k इंटू लैम्डा टाइम्स dx इंटू q अपॉन एक्स स्क्वायर। सो टोटल फोर्स जो हो जाएगा F नेट, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ df फ्रॉम 0 टू f, और इधर की तरफ हो जाएगा k लैम्डा q इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय एक्स स्क्वायर, और डिस्टेंस, तो x का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, x का वैल्यू इधर से स्टार्ट होगा, इधर की तरफ खत्म होगा। तो x का जो वैल्यू होगा वो r से स्टार्ट होगा और x का वैल्यू r प्लस l पे आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि r से r प्लस l के बीच में ही जो है रॉड एग्जिस्ट कर रहा है। सो बेसिकली लिमिट हम यहाँ पे लिखेंगे r टू r प्लस l। तो बेसिकली इसे इंटीग्रेट करेंगे k लैम्डा q। आर यू ऑल हैविंग प्रॉब्लम विथ माई साउंड? आनंद को साउंड नहीं सुनाई दे रहा है, बाकी लोग कोई बोल सकते हैं, वॉइस क्लियर है ना? ओके यस सर, आपकी वॉइस क्लियर है। ओके ओके। तो आनंद आपको देखना होगा, शायद आपने अपना स्पीकर का वॉल्यूम कम कर रखा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा k लैम्डा q, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा दैट इज x टू द पावर -2 + 1 -2 + 1 फ्रॉम r टू r प्लस l हो जाएगा। सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं k लैम्डा q, और यहाँ पे -1 हो जाएगा, और इधर की तरफ हो जाएगा -1/x r टू r प्लस l। सो हम लिमिट पुट कर देंगे k लैम्डा q, और माइनस साइन हटाएंगे तो इंटरचेंज हो जाता है। सो दिस इज 1/r प्लस l, और इधर की तरफ हो जाएगा दिस विल बी 1/r, और इधर की तरफ हो जाएगा 1/r प्लस l। सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन दिस विल गिव मी k लैम्डा क्यूब l r इंटू r प्लस l, दिस इज द फोर्स, ठीक है। ये हमारे पास फोर्स आ जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन था ये किस कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए मैंने दिया था? मैंने ये क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए दिया था कि वेदर यू आर एबल टू रियलाइज कि जो कूलम्स लॉ है वो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के लिए ही बस एप्लीकेबल होता है। यदि किसी और सिचुएशन में आपको पॉइंट चार्ज के अलावा कोई भी सिचुएशन है तो उस सिचुएशन को आपको लाखों करोड़ों पार्टिकल में डिवाइड करके और इंटीग्रेट करके सॉल्व करना होगा। सो फॉर एनी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू ऑलवेज integrate. So always keep in mind, if the point charges are there,
you can directly solve using Coulomb's law. But point charges are not there, then you have to integrate to find out the answer. Now let me take another question. ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं देना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि कल जो पढ़ाया था वो कॉन्सेप्ट आप लोगों का सब कुछ समझ में आया या नहीं आया. सो लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन इज, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द charge on find the force on charge A due to the other 7 charges at the vertex of a cube. एक क्यूब है, इस क्यूब का जो साइड है, हर कॉर्नर पे एक चार्ज हमने प्लेस कर दिया है, क्यू 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 क्यू, और इस चार्ज को नाम दे दिया है ए का. दिस चार्ज इज कॉल्ड एज ए. सो यू हैव टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन चार्ज ए ड्यू टू अदर 7 चार्ज. टोटल 8 चार्जेस हैं, उसमें से बाकी 7 चार्ज के कारण फोर्स पता करना. और इस क्यूब का जो साइड लेंथ है वो ए है. बेसिकली साइड लेंथ इज इक्वल टू ए. सो आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स, 4 मिनट लीजिए और कोशिश कीजिए सॉल्व करने का. बट बिफोर आई गिव यू टाइम, कोई भी बता सकता है, मैसेज में टाइप कर सकते हैं कि इसमें कैसे सॉल्व करना होगा. ठीक है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा. ठीक है, जस्ट हिंट, कुछ भी हिंट आप दे सकते हैं कि विच फॉर्मूला विल बी यूजिंग इट टू सॉल्व दिस. एनीबॉडी? सुपरपोजिशन बहुत ही सही है. एक और चीज लगेगा सुपरपोजिशन के साथ. नहीं, लैमिस थ्योरम नहीं लगेगा कुणाल. लैमिस थ्योरम इक्विलिब्रियम के लिए होता है, जहां पे हम इक्विलिब्रियम, 3 फोर्सेस का इक्विलिब्रियम होता है. यहाँ पे इक्विलिब्रियम का तो बात ही नहीं हो रहा है. हाँ, कूलम्स लॉ लगेगा चिन्ह में. कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा. आई हैव गिवन यू अ हिंट. सुपरपोजिशन, गॉस लॉ वगैरह मैंने कुछ गॉस लॉ पढ़ाया ही नहीं है, तो गॉस लॉ पे कहाँ जा रहे हैं. गॉस लॉ तो मुझे पता ही नहीं है क्या है. ठीक है, तो अभी जब तक आएगा नहीं तब तक मुझे नहीं पता है. सो Coulomb's law लगाना है in vector form. So take 4 minutes. I'm giving you 4 minutes to solve this. Then I'll solve it.
लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें वेक्टर फॉर्म का यूज़ करना होगा। मान लेते हैं हम नाम दे देते हैं चार्ज को, इसे 1 कह देते हैं, 2 कह देते हैं, इसे 3 कह देते हैं। ये तो ए नाम है तो इसको नहीं कुछ करते हैं। इसे 4, इसे 5, इसे 6 और इसे 7 कह देते हैं। तो अब हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और इन सब का यूज करना है। तो हमें क्या क्या निकालना है? हमें निकालना फोर्स ऑन ए ड्यू टू 1 प्लस फोर्स ऑन ए ड्यू टू 2, फोर्स ऑन ए ड्यू टू 3, 4, 5, 6 और 7। इन सब को निकाल के हमें क्या करना है? हमें इन्हें वेक्टर सम कर देना है। तो सबके कारण निकालना है और उन सबको वेक्टर एडिशन करना है। यदि हम यहाँ पे 1 का बात करें, इफ आई टॉक अबाउट 1, तो 1 से यदि मैं ए पे एक वेक्टर बनाऊं, इसे R1 कह देते हैं। जस्ट होल्ड ऑन अ सेकेंड। सर आपकी स्क्रीन ब्लैक कर रही थी। हाँ हाँ, एक मिनट, इसीलिए मैं रिस्टार्ट किया है। जस्ट एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या किया यहाँ पे? ठीक है, हमने यहाँ पे नाम दे दिया चार्जेस का, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमें ए पे जो फोर्स पता करना होगा वो इन सब का सम होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि 1 से पता करना है तो 1 से एक पोजीशन वेक्टर बनाए R1। यदि हमें 4 से पता करना है तो 4 से हम एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे R4। 3 से पता करना होगा तो एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे R3। इस तरह से 2 से पता करना होगा तो एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे R2। तो हर जगह से एक पोजीशन वेक्टर बना रहे हैं। और मैं जो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, बेसिकली वो मैं ड्रॉ कर रहा हूं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स के ही डायरेक्शन में मैं ड्रॉ कर रहा हूं पोजीशन वेक्टर को। नाउ हियर यदि आप देखें तो -R1, यदि मैं -R1 लिखना चाहूं तो -R1 को मैं ए आई कैप लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यदि मैं इस पॉइंट पे ओरिजिन मान रहा हूं और यहाँ पे A,0 पे एक पार्टिकल है, तो यदि R1 इधर की तरफ है, आई गेस देयर सम प्रॉब्लम, जूम में बार बार प्रॉब्लम हो रहा है तो क्रैश कर जा रहे हैं। एक सेकेंड होल्ड कीजिए, जस्ट लेट मी सी व्हाट्स द प्रॉब्लम इज देयर। मैं एक बार फिर से मीटिंग एंड करके फिर से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग फिर से एक बार साइन इन कीजिए, ये बार बार हो रहा है। सो एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? यस यस। सर। हाँ, तो एक बार मैं एंड करके फिर से रीस्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग सब फिर से लॉग इन कर लीजिए। ओके।
हाँ, तो वेलकम बैक। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, माई बैंडविड्थ इज लो। 1 मिनट चिन्मय। I can connect to Is it fine now? Bandwidth low अभी भी दिखा रहा है क्या? हाँ जी सर। अभी भी बैंडविड्थ लो दिखा रहा है। जस्ट 1 मिनट। आई गेस अब सही हो गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट दिस। बेसिकली आई क्लोज्ड माय डोर और उसके कारण हो सकता है ये, बट आई हैव अ वेरी फास्ट इंटरनेट कनेक्शन। एयरटेल वालों ने मुझे बोला तो था कि 100 Mbps है, बट आई डोंट नो ठीक है कितना आ रहा है नहीं आ रहा है। लेट्स कंटिन्यू विद दिस। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हर जगह से पोजीशन वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो यदि मैं -r1 लिखूं तो -r1 वेक्टर जो होगा वो ए आई कैप हो जाएगा। क्यों ए आई कैप हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है इस डायरेक्शन का जो वेक्टर होगा, पोजीशन वेक्टर यदि r ले लें तो r जो होगा वो ए आई कैप होगा। लेकिन यदि हम इसका उल्टा ले लें, उल्टे डायरेक्शन में वेक्टर ले लें, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे -ai कैप कहेंगे, या -r1 इज इक्वल टू ए आई कैप। तो r1 जो होगा वो ए आई कैप हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास r1 वेक्टर आ गया। यदि मैं पूछूं कि r1 यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ये सिंपली -i कैप हो जाएगा r1 यूनिट वेक्टर। तो इस तरह से हर एक डायरेक्शन का आपको यूनिट वेक्टर या आपको वेक्टर निकालना होगा। तो इसी तरीके से यदि मैं r2 डायरेक्शन लूं, -r2 लिखूं, तो अब इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, दिस पॉइंट विल हैव अ कोऑर्डिनेट ऑफ, इफ एनीबॉडी कैन गेस, दिस विल हैव a, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, हो जाएगा। तो आप बेसिकली ये जो r2 होगा, r2 का वैल्यू हो जाएगा a आई कैप प्लस a j कैप हो जाएगा। तो बेसिकली r2 विल बी माइनस ऑफ a आई कैप प्लस a j कैप हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली इसी तरीके से R2 निकाल लिए हम लोग, फिर हम लोग R3 निकालेंगे। अब R3 कौन सा है? R3 ये वाला है। तो -R3 क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं कह सकता हूँ कि यदि इसे मैं z एक्सिस कंसीडर करूँ, सॉरी y एक्सिस कंसीडर करूँ, इसे y, इसे x और इसे z एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट विल हैव अ कोऑर्डिनेट ऑफ 0, a। तो ये यहाँ पे हमारे पास a j कैप हो जाएगा। तो R3 हमारे पास क्या हो जाएगा? -a j कैप। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट मार्क कर करके R1, R2, R3, R4 सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a, तो ये जो यहाँ से है, दिस इज फिफ्थ पार्टिकल। तो इसे हम यदि R5 लिख दें तो ये R5 क्या हो जाएगा? दिस R5 विल बी -ai कैप -aj कैप -ak कैप हो जाएगा। Is it fine? Can anybody tell me कि इंटरनेट अभी भी इशू कर रहा है क्या? Because नो सर, इट इज फाइन। ठीक है, मुझे लगा कि there is some issue still there. सर आपकी स्क्रीन अभी शेयर हो रही है हमसे। ओके ठीक है, चलिए। तो ये माइनस, इस तरह से हम हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। वी कैन राइट डाउन द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल पॉइंट्स। अब यदि हम लोग 1 के कारण फोर्स पता करना है तो हम क्या करेंगे? k q इंटू क्यू करेंगे, और 1 का जो वेक्टर है r1 वो a है, तो यहाँ पे a स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे माइनस, या यहाँ पे यूनिट वेक्टर -i कैप लिख देंगे। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे? F2 का लिख सकते हैं। F2 को k q q और R2 वेक्टर देखें तो R2 वेक्टर a आई कैप प्लस a j कैप है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो इसका यूनिट वेक्टर होगा, सो यूनिट वेक्टर विल बी -a आई कैप प्लस a j कैप डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
अंडर रूट। आई होप सबको यूनिट वेक्टर समझ में आता है कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम इन राइटिंग यूनिट वेक्टर? ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने यूनिट वेक्टर लिखा है एक, दिस इज यूनिट वेक्टर R2। सो सबको पता है ना यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखते हैं? एनीबडी हु हैज अ प्रॉब्लम इन राइटिंग यूनिट वेक्टर? नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। सो बेसिकली इस तरह से F1 F2 F3 ये सारे वैल्यूज आपको कैलकुलेट करने होंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर देना होगा। तो मैं कंप्लीट सॉल्यूशन में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कंप्लीट सॉल्यूशन करने में काफी टाइम लगेगा। जस्ट टू गिव एन आइडिया कि किस तरह से आपको करना है वो मैंने बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन, ठीक है, तब तक मैं नेट का भी बैंडविड्थ चेक कर लूंगा। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, दिस इज विल सी कि आप किसी मीडियम में कैलकुलेट कर पाते हैं ये नहीं कर पाते हैं कूलम फोर्स, वो चेक करने के लिए है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द डाइलेक्ट्रिक constant if the setup shown in the figure has same angle in a liquid of density rho। तो बेसिकली क्या सेटअप है यहाँ पे कि दो चार्जेस हैं Q एंड Q, दो स्ट्रिंग जिनका आप लेंथ जो है L एंड L है, इससे हैंग कर रहे हैं एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ वर्टिकल। तो ये दोनों चार्जेस जो है आइडेंटिकल चार्जेस है, तो इसके कारण इनका रिपल्शन होगा और रिपल्शन के कारण जो इनके बीच में एंगल हुआ वो थीटा हो गया है। तो यदि इसे हम एक लिक्विड में प्लेस कर देते हैं, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को हम एक लिक्विड में प्लेस कर देते हैं, तो भी ये जो एंगल रहता है ये एंगल अभी भी थीटा रहता है, ये एंगल अभी भी चेंज नहीं हो रहा है। और इस लिक्विड का डेंसिटी जो है वो रो है, और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ बॉल इज D। ये जो बॉल है जिसपे चार्ज रखा गया है, ये स्मॉल बॉल, ये जो छोटा सा बॉल है इसका डेंसिटी जो है D है, ठीक है। तो आपको दिया हुआ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, आपको दिया गया है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और आपको दिया गया है डेंसिटी ऑफ स्मॉल बॉल D दिया गया है। आपको पता करना है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। किस चीज का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है। सो प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करने का यहाँ पे कोशिश कीजिए। सो आई विल गिव यू 3 to 4 minutes. It's 5:31 till 5:35 you have time. Try to solve this.
सो इसे सॉल्व करने के लिए कैसे क्या करना होगा? सो पहले हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा. वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. फाइन. सो फ्री बॉडी डायग्राम बहुत ही आसान है यहाँ पे बनाना. मैं यहीं पे बना दे रहा हूँ फिगर में ही दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इधर की तरफ टेंशन T, नीचे की तरफ mg, और इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, कूलम फोर्स Fc. ये 3 फोर्सेस होंगे. यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा होगा, T डैश कह देते हैं. नीचे की तरफ mg लग रहा होगा. एक कूलम फोर्स लग रहा होगा, Fc डैश कह देते हैं इस कूलम फोर्स को. और ऊपर की तरफ एक बॉइंट फोर्स लग रहा होगा जिसे B कह देते हैं. तो इन दोनों सिचुएशन में मैंने फर्क यहाँ पे बता दिया. ठीक है, इन दोनों सिचुएशन में ये फर्क होगा और दोनों का मैंने डायग्राम बना दिया आप लोगों के लिए. अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं पहले वाले डायग्राम से? ठीक है, इन द फर्स्ट डायग्राम आई कैन राइट, ये जो एंगल है थीटा है तो ये वाला भी एंगल सेम होगा. तो हम लिख सकते हैं T cos थीटा इज इक्वल टू mg, और T sin थीटा हम लिख सकते हैं Fc इक्विलिब्रियम कंडीशन से. और इस साइड हम लिख सकते हैं T डैश cos थीटा, और T डैश cos थीटा को हम लिख सकते हैं mg माइनस b, एंड T डैश sin थीटा इसे हम लिख सकते हैं Fc डैश. तो ये इक्वेशन 1 2 पहले वाले डायग्राम से, और इधर की तरफ इक्वेशन 3 4 सेकेंड वाले डायग्राम से मैंने निकाल लिया. तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें बस डिवाइड कर देना है. ठीक है, सारे फिगर्स को, सारे इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है. तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा, यदि हम 1 और 2 को डिवाइड कर रहे हैं, tan थीटा इज Fc बाय mg. और इधर की तरफ हो जाएगा tan थीटा, यदि हम 4 और 3 को डिवाइड कर रहे हैं, Fc डैश बाय mg माइनस b हो जाएगा. अब Fc और Fc डैश में क्या रिलेशन है? तो Fc अपॉन एप्सिलॉन r इज इक्वल टू Fc डैश. ये मैंने कल बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशनशिप. तो यदि हम यहाँ पे लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, इसे हम मान लेते हैं 5 कह देते हैं और इसे 6 कह देते हैं. तो 5 और 6 बराबर होना चाहिए. तो हम लिखेंगे Fc बाय mg इज इक्वल टू Fc बाय एप्सिलॉन r अपॉन mg माइनस b. तो Fc कट जाएगा यहाँ पे, और mg, तो mg की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं vdg, क्योंकि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास होता है. तो vdg लिख देंगे यहाँ पे, और इस साइड क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लिख सकते हैं vdg, और पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? पॉइंट फोर्स का फॉर्मूला होता है v rho g. तो इधर की तरफ हम लिख सकते हैं v rho g. तो अब यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे इंटू 1 बाय एप्सिलॉन r कर देंगे. सो एप्सिलॉन r अब कैलकुलेट करना बहुत ही आसान हो गया. सो एप्सिलॉन r क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन r हो जाएगा vdg अपॉन vdg माइनस v rho g. तो vg कैंसल, सो दिस इज d बाय d माइनस रो. दिस इज आवर फाइनल आंसर. ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का. ठीक है, कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज d बाय d माइनस रो. So in this way you can find out the dielectric constant. So this question was given to check your concept of dielectric constant, कि आप समझते हैं या नहीं समझते हैं dielectric constant को. So ये सब जो अभी तक हम लोगों ने किया, this was based on what we did in the last lecture. ठीक है, पिछले लेक्चर में जो हम लोगों ने किया है उसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ तक ये डिस्कस किया. Now let's move forward. आगे चलते हैं और आगे कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं. सो द कॉन्सेप्ट दैट आई एम इंट्रोड्यूसिंग टुडे इज इलेक्ट्रिक फील्ड. Sir, please show the FBD once more, sir. हाँ, चलिए मैं आपको एफबीडी दिखाता हूँ. जस्ट एक सेकेंड होल्ड कीजिए. ये देखिए एफबीडी. Okay, sir. Yes, sir. ठीक है, एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाएगा लिक्विड में, दैट इज बॉइंट फोर्स. उसके अलावा तो आप कूलम फोर्स होगा ही, चार्जेस हैं, स्ट्रिंग है तो टेंशन है, और ग्रेविटेशनल फोर्स तो रहेगा ही. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड. देखिए, दिस इज नाउ
this electrostat is becoming interesting. ठीक है, अब जो है इलेक्ट्रोस्टैट का इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हुआ है. इससे पहले क्या था कि बहुत ही इजी पार्ट था एंड द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आप लोगों को पता थी इलेक्ट्रोस्टैट में. बट नाउ this concept, if anybody understands electric field and anybody understands electric potential and conductor, तो ये चैप्टर बहुत ही आसान है. मीन्स आई थिंक दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड? तो बेसिकली देखिए, ये जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दैट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मतलब इसको एक्ट करने के लिए कुछ भी कांटेक्ट का जरूरत नहीं है, दूर से ही लगता है. जैसे मैग्नेटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स को भी एक्ट करने के लिए कोई मीडियम का जरूरत नहीं है या कांटेक्ट का जरूरत नहीं है, दूर से ही लग जाता है. ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये सब के सब नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं. तो फिर साइंटिस्ट सबसे पूछा गया कि आप ये बताइए कि जब ये एक्ट कर रहे हैं और बिना टच हुए, बिना दिखे हुए हमें एक्ट कर रहे हैं, तो आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस? ठीक है, इसके एक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? देन साइंटिस्ट केम अप विद दिस आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, किसी ने आज तक देखा नहीं है. दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल, दिस इज अ थियोरेटिकल कंस्ट्रक्ट. एक दिमाग की पैदाइश है, ठीक है, बट इट्स अ वेरी गुड कंस्ट्रक्ट, सब कुछ को एक्सप्लेन कर देता है. तो साइंटिस्ट का कहना था कि ये जितने भी फोर्सेस होते हैं जो दिख नहीं रहे होते हैं, ये जिनके कारण भी लगते हैं ना, वो अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट कर देते हैं. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप हैं और आप पानी में हैं और चारों तरफ लिक्विड है, वाटर है. ठीक है, तो आप यदि वाटर में मूव कीजिएगा तो वाटर के कारण आपको एक फोर्स लग रहा है. तो बेसिकली उसी तरीके से यदि हम एक चार्ज रखते हैं तो एक चार्ज अपने चारों तरफ एक अदृश्य फील्ड क्रिएट कर देता है. ठीक है, एक अदृश्य रीजन क्रिएट करता है जो कि दिख नहीं रहा होता, लेकिन किसी दूसरे चार्ज को इसमें लाएंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. समथिंग लाइक कि कोई एक है, ठीक है, कोई एक पावरफुल आदमी है, तो वो किसी एक रीजन में है, तो वो उस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है. और यदि कोई दूसरा आदमी आता है या दूसरा पावरफुल आदमी आता है उस रीजन में, तो उसे रेजिस्टेंस सहना पड़ेगा. ही कैन नॉट क्रिएट हिज डोमिनेंस इन दैट रीजन without going in direct conflict with the other person. ठीक है, तो बेसिकली कोई एक बाहुबली है, कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, तो वो एक रीजन में अपना एक अननोन, अनसीन, ठीक है, एक फियर क्रिएट कर देता है. ठीक है, दैट इज समथिंग अकीन और समथिंग सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड. वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा ही है, या मैग्नेटिक फील्ड या ग्रेविटेशनल फील्ड के जैसा है, कि यदि कोई एक चार्ज है तो वो अपने चारों तरफ एक रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस पैदा कर देता है, और यदि उसमें कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसे फोर्स एक्सपीरियंस होता है. तो ये जो रीजन होता है इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं. सो बेसिकली हाउ डू वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड? सो वी से इट इज अ रीजन अराउंड a charge in which the force due to it can be experienced by other charge. ये एक रीजन है अराउंड अ चार्ज जिसमें किसी और चार्ज जो आएगा वो फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है. नाउ दिस इज कि ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन हो गया. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ द क्वेश्चन केम कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता, हाउ मच. ठीक है, साइंटिस्ट सब यहाँ पे ही नहीं रुक गए कि ठीक है ये तो आपने बता दिया कि ये फील्ड है और इसके कारण फोर्स लगेगा, बट हाउ मच फोर्स. देन साइंटिस्ट केम अप विथ एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज एक्चुअली विच टेल्स अस हाउ मच फोर्स और what is the strength of electric field. ठीक है, how much force will be experienced by some other particle और what is the strength of this field. यदि कमजोर होगा तो कम असर होगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा असर होगा. सो बेसिकली इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट किया. इन्होंने एक पार्टिकल को रखा
क्यू पार्टिकल को रखा, ठीक है, एक छोटा सा पार्टिकल को रखा और फिर दूसरा एक पार्टिकल लाया, लेट्स से क्यू डैश, दे ब्रॉट अनदर पार्टिकल क्यू डैश, इस क्यू डैश को नाम दे दिया टेस्ट चार्ज, दे गेव इट अ नेम टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसे लाया गया पता करने के लिए कि जो क्यू है उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना असर कर सकता है। इट्स लाइक कि किसी एरिया में एक स्ट्रॉन्ग मैन है और उस स्ट्रॉन्ग मैन के स्ट्रेंथ को चेक करना है तो किसी एक दूसरे इंसान को भेजा जाता है, ठीक है। यदि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन को भेज दोगे तब तो वो तुरंत उसे दबा के और खत्म कर देगा, बट उसके स्ट्रेंथ को चेक करना है कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग दैट पर्सन इज, तो एक दूसरे इंसान को भेजा जाता है हु इज नॉट दैट पावरफुल, ठीक है। इट्स लाइक कि अभी बिहार में इलेक्शन हुआ तो नीतीश कुमार इज देयर, नीतीश कुमार के पावर को यदि चेक करना है तो इफ यू सेंड मोदी तो कुछ नहीं होंगे नीतीश कुमार, तो यदि नीतीश कुमार के पावर को चेक करना है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज नीतीश कुमार, सो यू हैव टू सेंड अ कॉमन मैन टू हिम, ठीक है, एक कॉमन इंसान को भेजा जाता है कि चेक करने के लिए, ज्यादा पावरफुल को नहीं। तो बेसिकली जिसे चेक करने के लिए भेजते हैं उसे हम टेस्ट चार्ज का नाम दे देते हैं। और इस टेस्ट चार्ज का जो क्वालिटी होता है कि इट इज ऑफ वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये ज्यादा पावरफुल हो गया, यदि ये ज्यादा पावरफुल हो गया तो ये बेसिकली जो चार्ज क्यू है उसे टेस्ट करने के बदले उसे इन्फ्लुएंस करने लगेगा, उसे रिपेल कर देगा और उसे दूर भगा देगा, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या चेक करते हैं, हम टेस्ट चार्ज लेते हैं और उसे बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का लेते हैं सो दैट इट डज नॉट इन्फ्लुएंस द पोजीशन and orientation of Q, ताकि वो Q का पोजीशन और ओरिएंटेशन जो है वो चेंज ना करे या उसे बिगाड़े नहीं। तो इसीलिए हम एक टेस्ट चार्ज लेते हैं, उसे लाते हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे R, ठीक है, उसे R मान लेते हैं। सो बेसिकली द फोर्स एक्टिंग ऑन Q डैश वो इस डायरेक्शन में होगा, लेट्स से F कह देते हैं। तो इस फोर्स F का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हो जाएगा K Q इंटू Q डैश अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा। सो वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द स्क्रिप्ट E, और हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज। तो ये बेसिकली हमें दे देगा K Q अपॉन R स्क्वायर। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम एक और नाम से डिफाइन करते हैं, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये सेकेंड डेफिनेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या मेजर करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मेजर करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द फील्ड और द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस, हाउ स्ट्रॉन्ग इज द रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अ चार्ज Q, कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमें पता चलता है एक शब्द दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ बाय R स्क्वायर होता है। सो कैसे हम अराइव करते हैं, तो हम एक चार्ज को भेजते हैं कि जाओ पता करके आओ कितना शक्ति है उस चार्ज में, लेकिन वो चार्ज इतना शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि जो ऑलरेडी चार्ज है उसको ही रिपेल करके ध्वस्त करके भगा दे, ठीक है। एक बहुत ही हल्का सा चार्ज लेते हैं, भेजते हैं, और उस हल्के से चार्ज पे क्या फोर्स लग रहा है वो फोर्स पता करते हैं और उस चार्ज के इंटेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आ जाता है। So basically this formula E is equal to KQ by R square. This is the formula of electric field strength or intensity due to point charge. अब यहाँ पे एक बहुत ही important चीज मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, that is electric field strength in vector form,
ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वेक्टर फॉर्म का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इन वेक्टर फॉर्म, यदि हम एक सिचुएशन ले ए और इस सिचुएशन को नाम देते हैं पॉजिटिव चार्ज, कि पॉजिटिव चार्ज के कारण, ठीक है, सो सपोज हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है Q और इसके कारण एक पॉइंट है P, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पता करना है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो होगा वो इस डायरेक्शन में ही होगा, दैट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। और यहां से इधर की तरफ एक वेक्टर बनाएंगे R, तो E और R वेक्टर जो है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू K Q R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। और होप सबको ये पता होगा R यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, मैं लिख दे रहा हूं बट आपको पता होना चाहिए। सो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर यूनिट वेक्टर। अब इसी के जगह पे यदि नेगेटिव चार्ज हो, इसी के जगह पे यदि नेगेटिव चार्ज हो, तो नेगेटिव चार्ज यदि हम लेते हैं -Q और एक पॉइंट लेते हैं P, इस पॉइंट P पे यदि हमें पता करना हो कि कितना स्ट्रेंथ है तो वो तो पता करेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और R वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है। सो आप देख रहे हैं दोनों का ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे K Q R स्क्वायर माइनस R यूनिट वेक्टर, और ये हो जाएगा -K Q R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज is away from the charge and electric field due to a negative charge is towards the charge, आप देख सकते हैं यहाँ पे, you can see here that जब हम पॉजिटिव चार्ज ले रहे हैं तो ये Q चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अवे है, चार्ज से दूर के तरफ है। और जब हम नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं, व्हेन वी आर टेकिंग अ नेगेटिव चार्ज, देन इट इज टुवर्ड्स द चार्ज, जो चार्ज हमने नेगेटिव चार्ज लिया है उसी के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हियर, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत बार इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल करके फोर्स निकालना होगा। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अवे फ्रॉम द चार्ज दिखाएंगे, और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को टुवर्ड्स द चार्ज दिखाएंगे। यू कैन लुक एट द टू डायग्राम, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए। पॉजिटिव के लिए एरो का जो हेड है वो Q से अवे है, और नेगेटिव के लिए जो एरो का हेड है वो Q के टुवर्ड्स है। सो नाउ माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम समझने में, कुछ भी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आया हो, यू कैन रेज क्वेश्चन, बिकॉज आई विल गिव अनदर 6-7 मिनट्स टू क्वेश्चन। मैं 6-7 मिनट क्वेश्चन को देना चाहता हूँ, ठीक है, एंड आई विल बी टेकिंग अ 1 hour क्लास टुडे ऑल्सो, क्योंकि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम यस्टरडे, और पैरासीटामोल खा के मैं परेशान हो चुका हूँ। सो जस्ट एनी क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बस आज इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो एनीबॉडी? ओके, नो डाउट। हाँ, आदित्य बोलिए। आदित्य सर आपने सर वो जो क्वेश्चन करवाया था सर, एक क्यूब में सर एक पॉइंट पे सर एक पॉइंट चार्ज रखते हैं और सर हम लोग को सर उससे फोर्स निकालना था सर, उसमें सर वेक्टर की फॉर्म जरूरी है सर, उसी फॉर्मूले की मदद से निकालें? तो वेक्टर के फॉर्मूले से बहुत ही आसान हो जाएगा आपको कैलकुलेट करना, नहीं सर तो वो Q1 Q2 कूलम्ब्स लॉ से भी तो आ जाएगा सर, रेडियस पता था, मतलब लेंथ पता था क्यूब का एज। हाँ, लेकिन फोर्स कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर या स्केलर? सर वेक्टर, यस सर, ओके सर। डायरेक्शन कैसे करेंगे? हर बार कॉस थीटा साइन थीटा करने में कितना परेशानी होगा आपको, बताइए। यस सर। समझ में आ गया? यस सर, एकदम।
तो वो उसी तरीके से आपको करना होगा, ठीक है। और बाकी मैं आज वीडियो पोस्ट कर दूंगा, मुझे कल मौका नहीं मिला, ठीक है। आज मैं वीडियो सारे ही पोस्ट कर दूंगा, ऑल द 3 वीडियोस एंड आई विल पोस्ट। सो प्लीज एक बार ये जो फॉर्मूला है ना, ये थोड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बस आने से, कल आने से पहले क्लास में आने 14th को मैं क्लास नहीं लूंगा। हाँ बताइए कनिष्क, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में थोड़ा डाउट है, बताइए क्या डाउट है कनिष्क, बोलिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस कनिष्क। हाँ डाउट बताइए कनिष्क, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डाउट है। फॉर्मूला फॉर्मूला क्लियर नहीं हुआ। देखिए कनिष्क, ये इस तरह से है कि हमें एक चार्ज दिया गया है, ठीक है, और उसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस पता करना है, तो उस रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस को इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिए। अब सवाल आया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चार्ज के तरफ, चार्ज के चारों तरफ हमेशा सेम रहता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि मान लीजिए कि एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q का हमें स्ट्रेंथ पता करना है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चार्ज Q, या ये चार्ज Q अपने तरफ चारों तरफ कितना इन्फ्लुएंस रखता है। तो हम क्या करेंगे, इससे मान लीजिए R1 डिस्टेंस पे एक चार्ज को रख देते हैं Q1 डैश, और हम पता करते हैं कि ये कितना फोर्स इस पे लगा रहा है। फिर एक दूसरा चार्ज Q1 डैश को हम इससे R2 डिस्टेंस पे रख देते हैं, और R2 का जो वैल्यू वो R1 से ज्यादा है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम Q डैश इस पे फोर्स पता करते हैं, तो ये फोर्स हो जाएगा Q डैश अपॉन R1 स्क्वायर, और इस पे जो फोर्स हो जाएगा ये हो जाएगा Q डैश अपॉन R2 स्क्वायर, ये दोनों फोर्स हो जाएगा। इसको 1 कह देते हैं, इसको 2 कह देते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा 1 और 2 में बड़ा कौन है, तो आई कैन से 1 विल बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। 1 जो है वो 2 से बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो आंसर छोटा हो जाएगा, तो F1 F2 से बड़ा है। तो ये जो चार्ज Q है, ये Q डैश जो R1 डिस्टेंस पे उस पे ज्यादा फोर्स लगा रहा है, लेकिन जो R2 डिस्टेंस पे उस पे कम फोर्स लगा रहा है। मतलब ये जो चार्ज Q है, इसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो सेम नहीं रह रहा है, वो क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है, ठीक है, चेंज होता जा रहा है इसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस। तो बेसिकली जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो घट रहा है, इसका शक्ति जो है वो घट रहा है, पावर घट रहा है। तो एक फॉर्मूला हमें चाहिए जिसके थ्रू हम इसके पावर को बता सके। तो बेसिकली साइंटिस्ट सब ने बोला कि सबसे अच्छा मेजर जो होगा वो पर यूनिट चार्ज पे इसके पावर को आप बता दीजिए कि पर यूनिट पे ये शक्ति कितना लगा रहा है। यदि पर यूनिट का पता होगा तो किसी भी क्वांटिटी के लिए पता करना बहुत ही इजी हो जाएगा। सो साइंटिस्ट डिफाइंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ पर यूनिट चार्ज। तो बेसिकली हमने क्या किया कि ये फोर्स को F को Q डैश से, टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दिया, और हमारे पास KQ बाय R स्क्वायर आ गया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इसके कारण जो शक्ति है वो इसके चार्ज Q पे डिपेंड करता है कि कितना ताकत है उस चार्ज में, कितना वैल्यू है उस चार्ज का, और डिस्टेंस पे निर्भर करता है कि R डिस्टेंस कितने दूरी पे है, ठीक है। तो बेसिकली दिस सिंपली बिकम्स KQ बाय R स्क्वायर। सो मैं इसका और भी अभी डिस्कशन करना चाह रहा हूं, अभी बस ये जान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स पर यूनिट चार्ज है। ये डिस्कशन अभी ओवर नहीं हुआ है, आई हैव टू कंटिन्यू दिस डिस्कशन इन द नेक्स्ट क्लास। I'll be spending another 10 minutes on this discussion. Fine. So I'll stop here. यहाँ पे मैं मैं यहीं पे रुकता हूँ, मेरा बेटा छोटा सा आ गया है और मुझे डिस्टर्ब करने लगा है। तो I'll be discussing more on this topic in the next class. अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। So hope
I'm fine. I'll be fine by tomorrow, so I'll take 1.5 hour class. ठीक है. और 14th को क्लास नहीं लूंगा दीपावली के दिन. That will be a holiday. Yes, Aditya, tell me one more. सर आज आपने कहा सर वो टेस्ट चार्ज, सर व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम एनी अदर चार्जेस? देखिए ऐसे तो कोई भी फर्क नहीं है. टेस्ट चार्ज और कोई और चार्ज में कुछ भी फर्क नहीं है. बस एक ही फर्क है कि उसको हम दूसरे का टेस्ट शक्ति चेक करने के लिए लेते हैं, तो हम उसे बहुत ही छोटा लेते हैं ताकि वो दूसरे चार्ज को किसी तरीके से भी इन्फ्लुएंस नहीं करे. यस सर. ओके सर. ओके, चलिए, सो लेट्स एंड दिस सेशन. थैंक यू.